Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are fine at your home. So students, आपके periodic test अभी हुए हैं and we will continue our syllabus. अब हम syllabus continue करेंगे further. So geography का 5th chapter आज हम read करेंगे. 4th chapter को हम skip कर रहे हैं. 4th chapter that is climate, हम उसको बाद में पढ़ेंगे. अभी हम आज 5th chapter है उसको start करेंगे. Okay, so the 5th chapter of geography is natural vegetation and wildlife, and this chapter is related to the natural vegetation, means type of forest हम इसमें पढ़ेंगे and उन forest में कौन से type के animals हैं वो survive करते हैं वो हम इस chapter में read करेंगे. So let's start the chapter. So natural vegetation and wildlife, these are the major terms. अपने आप में ही जब हम बोलते हैं natural vegetation है या wildlife है वो अपने आप में major terms है. मीन्स नेचुरल वेजिटेशन में ये नहीं है कि कोई फार्मर है वो कल्टीवेशन कर रहा है किसी लैंड पर किसी फार्म पर एंड उसे हम बोलेंगे कि वो वेजिटेशन है. दैट इज वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. मीन्स ह्यूमन एड के बिना जो वेजिटेशन होती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन. सो मेनली इसमें फॉरेस्ट आते हैं, उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, सो इंडिया में हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने की जरूरत क्यों है? मतलब अगर हम ऑटोमेटिकली किसी फॉरेस्ट के बारे में अगर रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है उसके बारे में भी हम रीड करेंगे. तो मेनली हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट नेचुरल वेजिटेशन मींस फॉरेस्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर रहती है वो भी हम रीड करेंगे. सो हमें इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यहाँ जो सॉइल टाइप है या रिलीफ फीचर है या क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. कौन से टाइप के फॉरेस्ट है वो हम आगे रीड करेंगे. अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया में हमें नेचुरल वेजिटेशन को रीड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है. सो इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक है. मतलब पूरे वर्ल्ड में 12 ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें बायोडाइवर्सिटी बोला गया है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज मिलती है उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ओके, सो हमारी एनसीईआरटी बुक में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी का डिस्कशन है, बट एक्चुअली अभी ये 17 बायोडाइवर्सिटी हो चुकी है. मीन्स जितने भी सर्वेस हुए हैं उनमें पता लगाया गया है कि अभी वर्ल्ड में 17 बायोडाइवर्सिटी है. बट हमें यहाँ पर सिर्फ इतना लर्न करना है कि इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक है. ओके, सो मेगा बायोडाइवर्सिटी क्यों कहा गया इंडिया को? बिकॉज यहाँ पर प्लांट की स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलते हैं प्लांट की, दैट इज 47,000. ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि प्लांट्स की 47,000 वैरायटी इंडिया में मिलती है. तो पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन है इंडिया का. मतलब बाकी 9 प्लेसेस भी ऐसे हैं जहां पर 47,000 प्लांट स्पीसीज से ज्यादा स्पीसीज मिलती है. सो इंडिया में कितनी प्लांट स्पीसीज है? 47,000. ओके, फ्लावर की 15,000 स्पीसीज है इंडिया में. वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है 15,000. मैंने आपको बताया अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स के नेम, तो आप थोड़े कम ही फ्लावर्स के बारे में, हम 10 फ्लावर्स के बारे में 12 फ्लावर्स के जो नेम हमें पता होंगे. लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में 15,000 फ्लावर की स्पीसीज मिलती है. सो वर्ल्ड का जो 6% फ्लावर है वो इंडिया में मिलता है. ओके, नेक्स्ट, इंडिया में एनिमल्स की 90,000 स्पीसीज मिलती है. टाइप ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज है वो 90,000 है इंडिया में. इसलिए हम इनकी स्टडीज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर में फाउंड हो रही है इंडिया में. ओके, एंड फिश की अगर हम बात करें तो इंडिया में टाइप्स ऑफ फिश है वो भी बहुत ज्यादा है. चाहे वो मेराइन वाटर हो दैट इज फ्रेश वाटर हो. फ्रेश वाटर में रिवर, लेक, पोंड वहां पर मिलने वाले फिशेस, एंड मेराइन वाटर जो ओशन एंड सी में जो स्लाइन वाटर होता है जिसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप की फिशेस मिलती है. सो अभी हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड फिशेस, इनके डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं इंडिया में, इसलिए हम इनकी स्टडी कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टर्म इज वर्जिन वेजिटेशन. जैसे हम नेचुरल वेजिटेशन को बोलते हैं कि नेचर बिना ह्यूमन एड के जो वेजिटेशन ग्रो हो रही है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन. वैसे एक वर्ड आया दैट इज वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन वेजिटेशन प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड. जो प्लांट्स ह्यूमन एड के बिना ग्रो होते हैं एंड अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम, एंड उनको ह्यूमन बीइंग ने डिस्टर्ब नहीं करा है. तो मेनली हम फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं. वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो उनको एक लार्ज टाइम तक
इफेक्ट नहीं करते हैं, छोड़ के किसको, जो ट्राइबल्स वहाँ पर रह रहे हैं, सिर्फ वही उनको डिस्टर्ब करते हैं प्लांट कम्युनिटी को। ओके, या फिर हम ऐसे रीजन की बात करें कि इक्वेटोरियल प्लेसेस है, या फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो वाटर में जो फॉरेस्ट होते हैं, मतलब वाटर एरियाज के पास में जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ट्राइबल पीपल नहीं रहते हैं, इसलिए वो जो वेजिटेशन है दैट इज वर्जिन वेजिटेशन, जिसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ह्यूमन बीइंग। ओके, सो अगर हम क्रॉप्स की या ऑर्चार्ड्स की बात करें, जो हमारे बाग बगीचे होते हैं या हमारे जो फार्म्स हैं, उन्हें हम वर्जिन वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इंडिया में हम नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिलती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। ओके, सो एक और टर्म है हमारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज एंडेमिक। तो अभी हमने वर्जिन वेजिटेशन पढ़ी थी, वर्जिन मतलब जो डिस्टर्ब नहीं हुई है, उसके बाद में एंडेमिक और इंडिजीनियस। अब इंडिजीनियस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इंडिया है, कहीं ना कहीं इंडिया रिलेट हो रहा है, मींस इंडिया की जो अपनी स्पीसीज हैं, मींस इंडिया के वो प्लांट्स जो पहले से इंडिया में थे, दे आर कॉल्ड द एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। ओके, ये प्योरली इंडियन है, मींस यहाँ की जो स्पीसीज है वो इंडिया की ही अपनी है, जबकि इसी का एक ऑपोजिट है एक्सोटिक स्पीसीज। इंडिजीनियस का ऑपोजिट एक्सोटिक, इंडिजीनियस में इंडिया की स्पीसीज एंड एक्सोटिक में कि आउटसाइड इंडिया कोई स्पीसीज है प्लांट की, वो आउटसाइड इंडिया से आई है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोटिक स्पीसीज। जैसे अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स अपने साथ में कॉफी का प्लांट लेके आए थे, अब कॉफी का प्लांट है वो इंडिया का इंडिजीनियस स्पीसीज नहीं थी, वो यमन कंट्री से लेके आया गया था, अरेबिक कॉफी की वैरायटी। ओके, सो दैट इज एक्सोटिक स्पीसीज, वो क्या हुई, एक्सोटिक स्पीसीज हुई। नेक्स्ट टर्म इज फ्लोरा एंड फ्योना। हम प्लांट्स एंड एनिमल की जो पूरी कम्युनिटी होती है उनको कॉमनली दे आर कॉल्ड द फ्लोरा एंड फ्योना। अब फ्लोरा हम फ्लावर से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के जो पूरी प्लांट कम्युनिटी है उनको हम कंबाइनली दे आर नोन एज फ्लोरा, एंड द एनिमल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कंबाइनली नोन एज फ्योना। सो फ्लोरा एंड फ्योना की स्टडी ही कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। ओके, सो इंडिजीनियस इंडिया की अपनी स्पीसीज, एक्सोटिक आउटसाइड इंडिया स्पीसीज दैट कम्स आउटसाइड इंडिया, एंड फ्लोरा इज अ प्लांट कम्युनिटी एंड फ्योना इज एनिमल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? हमारे अर्थ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं एंड जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं एंड कोरिलेट भी है। सो लिविंग बीइंग्स दे आर कॉल्ड द बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे आर कॉल्ड द अबायोटिक। सो क्लाइमेट है, दिस इज अबायोटिक फैक्टर, जबकि एनिमल्स एंड प्लांट है ये बायोटिक फैक्टर है। ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फिजिकल एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, उसी एरिया को मिला करके हम कहते हैं, उसी पर्टिकुलर सिस्टम को मिला करके हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मींस जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स एक फिजिकल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। सो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है किसी पर्टिकुलर एरिया के, वो आपस में इंटरडिपेंड भी हैं एक दूसरे पर एंड रिलेटेड भी हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से वो जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। ओके, सो द इकोसिस्टम, वी कैटेगराइज द इकोसिस्टम इनटू डिफरेंट पार्ट जिन्हें हम बायोम कहते हैं। मींस एक लार्ज एरिया का जो इकोसिस्टम है वो एक जैसा है, उसे हमने बायोम नेम दे दिया। सो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, सो इकोसिस्टम में डिफरेंट बायोम होते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया का, डेजर्ट एरिया में एक जैसे प्लांट्स मिलेंगे, जैसे सपोज करिए कैक्टस मिल रहे हैं वहाँ पे, जैसे कैक्टस प्लांट वहाँ पर मिल रहे हैं, तो सभी डेजर्ट एरिया में जितना भी एरिया वहाँ पर कैक्टस प्लांट है वो ज्यादा होंगे, एक जैसे वहाँ पर एनिमल्स फाउंड होंगे। सो डेजर्ट को हमने एक बायोम बोल दिया, या एक फॉरेस्ट हमने बोल दिया, फॉरेस्ट रीजन। सो फॉरेस्ट रीजन में भी एक सिमिलर इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। सो हम इन्हें कैटेगराइज कर देंगे डिफरेंट बायोम्स में। सपोज थर्ड बायोम हम बोल देते हैं ग्रास लैंड। जितने भी ग्रास लैंड है जहाँ पर प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होते बल्कि ग्रासेस होती है, उसको हमने एक बायोम बोल दिया। ओके, सो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लिविंग बीइंग्स बोथ मेक द इकोसिस्टम। ओके,
So biome are the large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. So biome क्या होते हैं कि large ecosystem, एक large area जिसमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उन्हें हमने क्या क्या कहा है, बायोम. ओके, सो इकोसिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है, उनका आपस में रिलेशन है, दैट इज इकोसिस्टम. एंड इकोसिस्टम को हमने डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करा है कि पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम मिल रहा है, तो हमने उसको बायोम्स में डिवाइड कर दिया है. जैसे डेजर्ट का बायोम अलग है, फॉरेस्ट का बायोम अलग है, ग्रासलैंड का बायोम अलग है. ओके, सो इकोसिस्टम, लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी या इंटर रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम को हमने डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, मतलब डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है, एक लार्ज एरिया में किस टाइप का इकोसिस्टम है उनको हमने कैटेगराइज करा है. जैसे डेजर्ट में अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड में अलग इकोसिस्टम है. ओके, सो फॉरेस्ट एरिया में वो डिफरेंट टाइप का वहां पर इकोसिस्टम है. सो बायोम इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? द मैनेजमेंट, द वे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज द इकोसिस्टम. ओके, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स फिजिकल एनवायरनमेंट में किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है और वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने से पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पर फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं. मींस बायोडाइवर्सिटी या टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो किन पर डिपेंड करते हैं. सो देयर आर टू फैक्टर, फर्स्ट वन इज रिलीफ एंड सेकंड वन इज क्लाइमेट. सो रिलीफ में भी दो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे. रिलीफ में लैंड एंड सॉइल, इन पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे या किस टाइप के ट्रीज वहां पर ग्रो होंगे. ओके, एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वहां पर वाइल्ड लाइफ कौन से सर्वाइव कर रही है. सो रिलीफ मींस स्ट्रक्चर. रिलीफ मींस स्ट्रक्चर होता है कि वहां पर माउंटेन है, वेदर वहां पर प्लेन्स है या वहां पर हिल्स है या प्लेट्यू है. माउंटेन है, प्लेन रीजन है या प्लेट्यू रीजन है, कैसा रीजन है वहां पर, स्ट्रक्चर कैसा है लैंड का, दैट इज द रिलीफ, उसे रिलीफ कहा जाता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल? सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लैंड. हम अगर जमीन की बात करें कि जमीन कैसी है, वहां पर ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है तो दैट इज प्लेट्यू हम बोल देते हैं. ज्यादा हाई माउंटेन्स है तो माउंटेनियस रीजन है तो दैट इज द लैंड. बट लैंड के जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज द सॉइल. सो दोनों ही डिफरेंट है. सो लैंड, जहां पर फर्टाइल लैंड होती है वहां पर एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर वर्क वहां पर किया जा सकता है. जबकि जो रफ टेरेंस होते हैं, मींस प्लेट्यू रीजन है या हिली रीजन है, वहां पर ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है. ओके, सो हम कह सकते हैं कि लैंड पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो होगी. नेक्स्ट वन इज सॉइल. सॉइल में फर्टाइल सॉइल या इनफर्टाइल सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल की बात करते हैं, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है सैंडी सॉइल में. सो सैंडी सॉइल में जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो थॉर्नी बुशेस की कांटेदार झाड़ियां वहां पर उग रही है, कैक्टस जैसे प्लांट वहां पर उग रहे हैं जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है. ओके, जबकि वेट या डेल्टाइक रीजन है वहां पर मैंग्रोव टाइप के ट्रीज, अभी हम पढ़ेंगे आगे मैंग्रोव ट्रीज कैसे होते हैं, जिनकी जो रूट्स होती है वो वाटर में होती है और बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं ट्रीज. सो यहाँ पर क्या सॉइल कैसी है, वेटलैंड या डेल्टाइक सॉइल है, डेल्टा के डिपॉजिट से जो सॉइल बनी है वहां पर मैंग्रोव ट्रीज होते हैं. नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज क्लाइमेट. सो क्लाइमेट में भी हम 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. सो क्लाइमेट का पहला कंपोनेंट है टेम्परेचर. टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी, एयर एंड प्रेसिपिटेशन. एंड टेम्परेचर सेपरेटली वर्क नहीं करता है, बल्कि ह्यूमिडिटी, एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल के साथ में टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेस्ट पर. नेक्स्ट, सनलाइट. सनलाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटो पीरियड. आपके बुक में सनलाइट का नेम फोटो पीरियड भी दिया हुआ है. सो फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कि कितना टाइम तक सनलाइट मिल रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहां की वेजिटेशन कैसी है. सो सनलाइट लैटिट्यूड, जो लोअर लैटिट्यूड्स है, जो 0 डिग्री इक्वेटर के पास में, वहां पर ज्यादा सनलाइट मिलती है, जबकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वहां पर सनलाइट है वो कम होती हुई चली जाती है. एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड पर भी सनलाइट है वो डिफरेंट होती है, हायर एल्टीट्यूड में सनलाइट ज्यादा मिलती है. सीजन्स, अगर हम सीजन्स देखेंगे, विंटर में जो सनलाइट है वो समर के कंपैरिजन में कम होती है, समर सीजन में ज्यादा सनलाइट होती है इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन.
एंड ड्यूरेशन ऑफ डे, डे की जो ड्यूरेशन है, अगर डे है वो ज्यादा लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू नाइट, तो वहां पर भी सनलाइट है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल, जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर वेजिटेशन ज्यादा होती है। सो मेनली इंडिया में मानसून सीजन में रेनफॉल ज्यादा होती है, ओके। एंड डेजर्ट एरिया जहां पर रेनफॉल लो है वहां पर वेजिटेशन भी कम देखने को मिलती है, वहां पर हम देखते हैं कि प्लांट्स वहां पर कम होते हैं जहां पर रेनफॉल कम होती है। सो दीज आर द टू फैक्टर दैट इज क्लाइमेट एंड रिलीफ दैट इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। So students, it's all about today's class. I hope all of you understand these terms. Those who have books, read the chapter from your book. Okay? So do your studies on regular basis. Okay? And do your written work as well as. So obey your parents. Thank you.